इसको आरटीआई के दायरे में जो लाने की कवायदें चल रही थी उसको एक नया संबल मिलेगा और उम्मीद है कि इस डायरेक्शन में कुछ और खास प्रगति देखी जा सकेगी भविष्य में, निकट भविष्य में। बाकी तो सब जानकारी आपने आनंद जी, इससे पहले राहुल सिंह जी ही मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त, ये राज्य सहकारी लघु वन उपज संघ को भी आरटीआई के दायरे में घोषित कर चुके हैं कि वो आता है जी। और ये देखिए, सहकारी सोसाइटियां अलग चीज है, उनमें सरकार नियुक्तियां नहीं करती है, लेकिन ये जो राज्य स्तरीय सहकारी संघ है, विपणन संघ है, आवास संघ है, राज्य स्तर का लघु उपज वन संघ है, इन सब में इनके चेयरमैन या एमडी, सेक्रेटरी, इन सबकी नियुक्ति सरकार करती है। सरकार की नियुक्ति के बिना इन संघों में चपरासी की भी नियुक्ति या तबादला नहीं हो सकता, सब कुछ नियंत्रण में। इसके बावजूद ये सरकारी पंजीकृत हैं, ये के आरटीआई के प्रावधानों से बचने का प्रयास करते हैं, जिसको मध्य प्रदेश सूचना आयोग ने विफल करने का सराहनीय काम किया है। सर, सहकारी समितियों मापदंड बाकी सहकारी समितियों पर लागू नहीं होते। हाँ, सहकारी समितियों की जो प्रक्रिया है Recording in progress. पर यदि थोड़ा सा इसमें मेहनत किया जाएगा, इतनी जनहित ऐसी योजनाओं से संबंधित जो राशि है, आजकल सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों के माध्यम से खाद, बीज, कूटे से संबंधित, खाद्यान्न वितरण से संबंधित सारी चीजें जो दी जा रही हैं और यहाँ पे भी इनका इस तरह से दिया जा रहा है। मूल मंत्र है एक सबके लिए, सब एक के लिए। सहकारी संस्थाएं गठित ही की जाती है हित में लोक क्रियाकलाप करने के लिए, लोगों से संबंधित काम करने के लिए, अपने सदस्यों के हित में काम करने के लिए। सहकारी समितियां इस आधार पर इनको आरटीआई के दायरे में माना जाना चाहिए। बिल्कुल सर वही है, इसमें थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है और कुछ फैक्ट्स इसमें उल्लेखित करते हुए एक बढ़िया ऑर्डर यदि पेश कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब सहकारी समितियों को आरटीआई के दायरे में लाएंगे तो इसके लिए एक प्रक्रिया भी आयोग को देना पड़ेगा। इसमें फिर आप लोक सूचना अधिकारी किसको नियुक्त करेंगे, कौन कहाँ कैसे लोक सूचना अधिकारी होंगे, इस तरह से यदि चीजें दे करके व्यवस्था दे करके आयोग यदि कोई आदेश दे देगा तो हमें लगता है कि वो इतना जल्दी चैलेंज नहीं होगा। चैलेंज भी होगा तो चाहे कोर्ट में भी जाएं, लेकिन उसमें सकारात्मक दिशा में ही वो होगा, क्योंकि आजकल बहुत सरकार के बहुत सारे पैसे इन सहकारी समितियों के माध्यम से तो इतना फ्लो हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इसमें सब्सटेंशियल फंडिंग का जो रहता है वो तो पूरी तरह से इसमें मतलब फिलअप हो रहा है, उसको तो अपन इसमें डेट वायलेट हो रही है, तो उसमें वो सब हैं। बस इसमें उल्लेखित कर किया जाएगा। आपकी बात में जोड़ना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में सारी राशन दुकानें यानी उचित मूल्य की दुकानें सहकारी समितियों द्वारा संचालित हैं जी। और जब भी आगे कोई व्यक्ति सहकारी दुकान से संबंधित जानकारी मांगता था तो हर सोसाइटी ये कह के देने से मना कर देती थी कि हम
सहकारिता एक्ट से गवर्न होते हैं, और हम सरकार से कोई अनुदान नहीं लेते हैं, कोई सहायता नहीं लेते हैं, और सरकार के नियंत्रण में नहीं, इसलिए हम संचालित नहीं है, इसलिए हम आरटीआई एक्ट के तहत नहीं आती हैं और सूचनाएं देने को बाध्य नहीं। ऐसा सूचना आयोग भी इसको मान लेता है। ऐसा एक प्रकरण जब हम मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त थे, हमारे सामने आया, तब हमने घोषित किया था अपने आदेश में कि सहकारी समितियों द्वारा संचित मूल्य की दुकानें निश्चित रूप से सूचना दिया, यानी ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम देता है, शहरी क्षेत्र में जिला रसद अधिकारी देता है, तो वो प्रथम अपीलीय अधिकारी, ये नोटिफिकेशन दिए और अब सब देने लगे। जितना भ्रष्टाचार का अड्डा राशन दुकानें हैं, उतनी आपने सही कहा कि सोसाइटियां भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बनी। बिल्कुल। तो आगे बढ़े सर, और हम कुछ लोगों के प्रश्न भी ले लें। काफी लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं एक एक करके। शिवम जी हैं, इन्होंने हाथ उठाया हुआ है। शिवम जी, आपका क्या प्रश्न है और आप किससे पूछना चाहते हैं? हेलो सर, मैं ठक्कर सर से पूछना चाह रहा था आरटी एक्ट के बारे में। हाँ, पूछिए। हाँ सर, नमस्कार सर। मैं ये कह रहा था कि इसमें कोई मेल जो भेजा जाता है सर, उसमें अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, मैंने सर पढ़ा था कि आरटी एक्ट 44 का में पेनाल्टी भरी जाती है। अगर वो अनुरोध को इस तरीके से पूछता है तो कैसे कंपनसेशन लिया जाएगा? क्योंकि कार्य तो मेल भेजने के कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ऐसे 50 मेल हैं जिससे कोई भी कार्य नहीं किया गया है। हेलो हेलो, हाँ, आवाज आई है। आपका प्रश्न बीरेन्द्र जी से है। बीरेन्द्र, जवाब दीजिए शिवम जी के प्लीज। शायद वीरेंद्र जी हाँ, एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर दीजिए आप। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, मैं कोई सुनवाई थी किसी कोर्ट में, तो वहां पर ईमेल मैंने 10 से 15 दिन पहले भेजा था, लेकिन मेरा ईमेल ही कंसीडर नहीं किया जा रहा है, और ऐसे करीब मेरे अब तक के 50 ईमेल हो गए हैं। मैंने सर आईटी एक्ट में कहीं पे पढ़ा था कि अगर आपका कोई भी आईटी एक्ट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, अगर वो उस पर कार्य नहीं होता है तो उस पर आपका कंपनसेशन, उस पर पेनाल्टी लगवा सकते हैं आप। तो इससे क्या किया जाए? क्योंकि वो मेल तो पुट अप कर नहीं रहे हैं सर। आप डॉक्यूमेंट ईमेल आपने किए हैं राज्य सूचना आयोग को? किसको? हाँ, राज्य सूचना आयोग को किए हैं सर। कहाँ का सूचना आयोग है? अच्छा, रुआट पे नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं सर, बार बार नहीं ले रहे हैं। जाके कभी सुनवाई में उपस्थित भी हुआ हूँ स्वयं, तो कहते हैं कि हम तुम्हारे कहने से नहीं चलेंगे। नहीं, क्या कारण बता रहे हैं? आपके ईमेल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? ईमेल पे ये कहते हैं वो अपने प्रोसीजर से आएगा, लेकिन अभी पत्रावली पे नहीं चढ़ी है, जबकि ईमेल सर भेजे हुए 10 से 15 दिन पहले हो जाते हैं। पहले भेज देता हूँ तब भी वो पत्रावली ऐड करते ही नहीं है। वो बाकी कोर्ट कर लेते हैं 5 दिन 10 दिन पे भी, लेकिन ये एक कोर्ट है सर, वो 20-25 दिन पे भी अपनी पत्रावली पे नहीं रखता। तो उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में ऐसी अंधेरगर्दी की और भी सूचनाएं मिल रही हैं, तो इसका एक ही रास्ता है कि वो आदेश पारित कर दें बिना आपकी ईमेल को रिकॉर्ड पर लिए सूचना आयोग। उसके बाद आप हाई कोर्ट में भी ऐड करना चाहता हूँ। ईमेल करने के बजाय अब उनकी वेबसाइट पर प्रावधान नहीं है क्या ऑनलाइन कंप्लेंट का?
Why you are not using website? आप ईमेल क्यों कर रहे हो, वेबसाइट क्यों नहीं यूज कर रहे हो आयोग की? आयोग की वेबसाइट पर आप कर सकते हैं कम्युनिकेशन। ईमेल जो होता है उसमें कई बार आइडेंटिटी होने में प्रॉब्लम हो जाती है कि किसका ईमेल है। और फिर आरटीआई में अभी ऐड में तरह का प्रावधान नहीं है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाए, तो ये जी आज बहुत कम आ रही है शुरू से। मुझे ये सिस्टम हटा दीजिए ना, वैसे नॉर्मली मोबाइल पर, मुझे मोबाइल पर कर दीजिए। हाँ बाकी सुनवाई कक्ष ले रहे हैं, बट ये सुनवाई कक्ष में ही ये निरंतर समस्या आ रही है और उनके पोर्टल पे कोई भी वो नहीं बना हुआ है, क्वेश्चन भी सर इन्होंने शायद आया ही नहीं। सूचना आयुक्त कौन है? डाक से भी सर भावेश कुमार सिंह है, माननीय भावेश सिंह। डॉक्टर जी ने तरीका बताया कि वेबसाइट पे भी जैसे मध्य प्रदेश सूचना आयोग में भी उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट करने का प्रावधान किया है। ऐसा जी मोबाइल आप अपने आप को अनम्यूट कर। हाँ जी, अच्छा मोबाइल पर कर दिया, ठीक है। हाँ यस ठीक है, ओके। इस पे चल रहे थे जी, अब मोबाइल पे आवाज आ रही है ना? हाँ अच्छी है। हाँ जी, उसमें ऐसा है कि जो आरटीआई एंटरटेन की जाए, ऐसा एक केस सुप्रीम कोर्ट में रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसमें नोटिस जारी किए हैं, उसमें अंतिम रूप से आदेश नहीं दिए हैं और उन्होंने गवर्नमेंट के संसाधन पर छोड़ दिया है। तो इसमें अलग अलग पब्लिक अथॉरिटी और अलग अलग आयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंप्लेंट और अपील एक्शंस वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो पर्सन नहीं है ऐसा कि वो एक्सेप्ट किया जाए। जैसा कि मैंने आईटी एक्ट में भी बताया, नागरिक गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट यदि चाहे तो अमुक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किया जाए, इस पर इंसिस्ट कर सकती है। तो इसलिए जो अभी ये इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया और उसमें आपको वेबसाइट में यदि दिया है तो वेबसाइट के जो प्रावधान है वही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ईमेल से वगैरह करते हैं तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि ईमेल को फिर प्रिंट करना पड़ता है, फिर उसको फाइल में लाना पड़ता है। और इसके और दूसरी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी करने के बाद जो लिमिट जो है 30 दिन का, वो कम नहीं होता। केवल आपका एक तरह डाक का जो ये है आने जाने का जो टाइम है या पैसा है वो बच जाता है। तो इसमें 3 दिन या 5 दिन से ज्यादा का इसमें फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए अल्टीमेटली आपको जो 30 दिन जो लिमिट है वही बाध्यकारी है और पीआईओ वो 30 दिन के अंदर ही सूचना देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की ये लिमिटेशन है, ये आपको इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा आप बता दें कि हमारे बीच में माननीय राहुल सिंह सर जुड़े हुए हैं, अपने मोबाइल फोन से जुड़े हुए हैं। तो सर स्वागत है आपका। ये म्यूट कर दीजिए, आप बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रही है। हाँ बाकी सब लोगों को म्यूट कर। हाँ सब लोग म्यूटेड हैं। वेलकम। हाँ सर स्वागत है सर, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। बताएं सर आज का कार्यक्रम का टॉपिक साइबर सिक्योरिटी से संबंधित था, आईटी एक्ट वगैरह, जिसके विषय में हम लोग काफी चर्चा करके यहाँ तक पहुंच चुके हैं। हमने मैसेज किया था आपको कि क्योंकि अभी हाल ही में आवाज कहीं से वो आ रही है, मतलब कहीं से टकरा करके वापस आ रही है, मुझे लग रहा है। तो हाँ, तो ये कभी हाल ही में हाई कोर्ट जबलपुर का एक आदेश आया जिसमें उन्होंने विपणन संघ को मार्कफेड को आरटीआई के दायरे में लाया हुआ 2006-7 का मामला था। जिस प्रकार से आपके माध्यम से ये जानकारी मिली, ट्विटर वगैरह में भी फिर शेयर किया गया, तमाम फेसबुक वगैरह में भी है, तो काफी सभी महत्वपूर्ण खबरों में फ्रंट पेज पर छपा हुआ है। तो थोड़ा सा इस निर्णय के विषय में और एक आपका नगर निगम नगर पालिका के टेंडर को लेकर के भी आपको एक आदेश आया जिसकी माननीय अभिजीत सर ने भी चर्चा की हुई है इसके पहले। तो इन दोनों आदेशों के विषय में थोड़ा सा फिर प्रकाश डालने का कष्ट करें। हाँ आपकी आवाज में सर थोड़ी सी दिक्कत है, कम कम आवाज आ रही है। अच्छा, अभी क्लियर है आवाज मेरी? हाँ कुछ बेहतर है सर। ये मैं ऑडियो ऑफ करके देखता हूँ, हो सकता है शायद इससे बढ़े।
अब देखिए अभी आवाज क्या सही है? हाँ, अब बढ़िया हाँ है, बढ़िया, अब ठीक है। पहले जैसे ही है सर, आपका वीडियो भी ठीक है सर, मतलब वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो वीडियो के साथ इश्यू होगा। तो ठीक है, तो पहली बात तो ये कि मार्कफेड का सन 2006 में, जब मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 2005 में, उसके बाद 2006 में किसी सज्जन ने इसमें एक आरटीआई लगाई और उन्होंने जानकारी चाहिए थी, और ये मामला जो तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त थे मध्य प्रदेश के, उनके समक्ष ये आया था, श्रीवास्तव जी के समक्ष, और उन्होंने इसमें आदेश दिया था कि मार्कफेड जो है वो पूरी तरह से शासन के नियंत्रणाधीन है, और उसमें जो नियुक्ति होती है मार्कफेड में वो भी शासन ही डिसाइड करता है, सरकार डिसाइड करता है कि उसके जो अधिकारी हैं वो कौन रहेंगे। लेकिन मार्कफेड ने उसमें जो अधिकारी थे वो, उनको ये सूचना आयोग निर्णय सही नहीं लगा, क्योंकि सूचना आयोग ने कहा कि आप आरटीआई के अधीन हैं और आपको जानकारी देनी पड़ेगी। मार्कफेड के जो अधिकारी चला रहे थे वो इसके अगेंस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये सूचना आयोग का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि मार्कफेड का जो गठन हुआ है वो जो कोऑपरेटिव एक्ट है 1965 उसके तहत हुआ है, और इसीलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में आता है और इसमें आरटीआई एक्ट लागू नहीं होगा। बहरहाल वो अधिकारी जानकारी नहीं देना चाहते थे, और उन्होंने आयोग के फैसले के विरोध में वो उन्होंने स्टे ले लिया। ये हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सन 2007 में उन्होंने स्टे लिया। ये करीब नवंबर की बात होगी, नवंबर में ये फैसला आयोग का 2006 के नवंबर में, और 2007 में स्टे लिया गया, और अब जाकर के 2023 में जाकर के अभी 2-3 दिन पहले इसमें फैसला आया है। माननीय जस्टिस विवेक अग्रवाल जी ने उसमें फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही जो मार्कफेड का जो निर्णय था आयोग के आदेश के विरुद्ध उसको चैलेंज करने का, बहुत ही गलत है, और उसमें कोई आधार नहीं है, और मिसप्लेस्ड उन्होंने कहा है कि मिसप्लेस्ड निर्णय था उनका, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। उसके बाद फिर जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि जो मार्कफेड है वो पूरी तरह से शासन के नियंत्रण में है, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसकी नियुक्ति डिसाइड करती है, उसके जो सीईओ हैं उसकी नियुक्ति, सेक्रेटरी की नियुक्ति शासन डिसाइड करता है, और ये दो अधिकारी मिलकर के पूरा मार्कफेड चलाते हैं। और दूसरा 98% जो पूंजी है वो शासन की लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जब पूरा उसका जो कर्ता धर्ता है मार्कफेड का वो सारा शासन ही है, तो ऐसी स्थिति में तो इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम लागू ही हो जाता है। और साथ ही जस्टिस विवेक अग्रवाल जी ने इसमें जो मार्कफेड को इसमें 10,000 रुपए देने को कहा है, जो प्रतिवादीगण एक और थे उसमें इंटरवीनर, उनके वकील को 10,000 रुपए की फीस देने को कहा है। एक तरह से उसको कॉस्ट ही समझा जाए जब उनको फीस देने के लिए कहा गया है। तो मुझे इसमें एक चीज जो खास बात ये लग रही है कि देखिए आप 2007 से लेकर के ये पूरा मुकदमेबाजी चलती रही, जनता के पैसे से ही यही अधिकारी जो है लड़ते रहे इसको कि और किस चीज के लिए? इस चीज के लिए कि जनता का जो अधिकार है, सूचना का अधिकार अधिनियम जनता का अधिकार है, वो कानून लागू ना हो पाए मार्कफेड के ऊपर, और वो जनता का पैसा का ही मिसयूज करके जनता के अधिकारों को वंचित करने का काम कर रहे थे। तो ये बड़ी मतलब विडंबना है पूरे प्रकरण की, और इतने सालों बाद अब फैसला आया है। तो आप सोचिए 2005 से अधिनियम था, तब जानकारी नहीं मिल रही थी, एक 18 साल हो गए जानकारी नहीं दे रहा था मार्कफेड। तो ये बहुत ही अब तो स्वागत योग्य है कि अब इनको तत्काल को वहां पर अपना लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कर देना चाहिए, साथ में अधिकारी नियुक्त कर देना चाहिए। और ऐसे शासन के कई विभाग हैं, जैसे मैं आपको बताऊं मत्स्य विभाग है, अभी हाल ही में जो हमारे मुख्य सचिव थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने यहाँ जो मत्स्य विभाग है उसको भी लोक प्राधिकारी मांगा, क्योंकि उसमें भी पूरी पूंजी जो है वो शासन की लगी हुई है। अब मत्स्य विभाग भी जानकारी देना नहीं चाहता, उन्हें भी स्टे लेकर बैठ गए। पाठ पुस्तक निगम है, उनका भी कहना है कि हम ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं, जानकारी नहीं देंगे, वो भी स्टे लेकर के बैठ गए हैं सूचना आयोग के निर्णय के विरोध में। तीसरा, इसमें एक और फेडरेशन है वन उपसंघ, वो
सूचना आयोग के निर्णय के हाल के निर्णय के विरोध में स्टे लेकर के बैठ गए। तो लगता है कि इसमें जो ये जब स्टे का विरोध करते हैं और इनको देखना चाहिए कि जो हाई कोर्ट है वो निर्णय दे रहा है, गवर्नमेंट को भी इसमें परमिशन नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है वो परमिशन कैसे दे देते हैं कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप जनता के पैसे को खर्च करके अभी 17-18 साल मुकदमा चलता रहेगा, अभी फिर से इन तीनों डिपार्टमेंट का मुकदमा चलता रहेगा, तब जाकर के फैसला होगा। तो एक तो आप जनता की पैसे की बर्बादी कर रहे हो उसमें पूरी मुकदमेबाजी करके, दूसरा अगले 17-18 साल तक ये मुकदमेबाजी चलती रहेगी। तो जनता जो जानना चाहती है, जो उसको अधिकार मिला हुआ है, तो उसका एक हनन तो स्पष्ट रूप से एक लीगल कॉम्प्लिकेशन, बेवजह की लीगल कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि जानकारी जो प्रावधान है कि उनको उसके अनुरूप अगर सूचना आयोग ने कह दिया है तो उसके बाद इनको मान लेना चाहिए और ये जो मुकदमेबाजी उससे बचना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड ही नहीं है इनके पास कि आप जब शासन के पूरे नियंत्रण में है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, तो उसके बाद तो फिर ये एक बहुत ही जिद्दी एक रवैया है, जिद्दी अप्रोच है कि नहीं हमें तो मानना ही नहीं, हमें देना ही नहीं जानकारी। तो ये गलत एक परंपरा सी बनी हुई है शासन में, और ये मुझे लगता है कि इसमें जो सीनियर अधिकारी उनको संज्ञान लेना चाहिए। ये इसकी एक अधिकारी के ईगो का इशू नहीं बनना चाहिए सूचना का अधिकार अधिकारी, कि उस अधिकारी विशेष को पसंद नहीं है तो वो कुछ भी कर दे। बाकी जो उनके ऊपर सीनियर अधिकारी उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और रोक लगानी चाहिए। अपने अपने जो अधीनस्थ अधिकारी उनको बताना चाहिए कि भाई ये आप इस तरह से दुरुपयोग मत करिए, शासन के जो आप अधिकार मिले हैं उसका दुरुपयोग मत करिए। तो एक तो ये विषय था, और दूसरा आपने मेरे हाल के निर्णय के बारे में पूछा कि नगरीय निकाय में खरीदी के मामले में, तो सिंगरौली के कचरे प्लांट की जानकारी थी, उसको जानकारी नहीं गई, जबकि ये जानकारी टेंडर की जानकारी थी। और आप इसमें इनिशियली जो रिस्पांस आया है लोक सूचना अधिकारी का वो ये था कि विस्तृत जानकारी है, और बाद में प्रथम अपील अधिकारी के आदेश के बाद जानकारी दी गई। तो कितने पेज की जानकारी दी गई? वो दी गई 384 पेजेस की। तो हमने उस अधिकारी से यही पूछा बुला करके कि आप ये बताइए हमें कि ये 300 जाते हैं, मेरा 1000 पन्ने भी अगर सामने अपील करता देने को तैयार है, पैसे देने को तैयार है उसके, तो आप उसको विस्तृत कैसे 1000 पन्ने की जानकारी भी विस्तृत कहकर के कैसे रोक सकते हैं? आप समय लीजिए उसको काउंट करने का, लेकिन आप मतलब इस तरह का आधार नहीं बनाना चाहिए कि इतने कम पन्नों की जानकारी जो है वो कोई ज्यादा पन्ने नहीं होते। ज्यादा पन्ने की जानकारी जो होती है वो 25,000 हो गए, 20,000 हो गए, 10,000 हो गए, 5,000 हो गए, 3,000 हो गए, इस टाइप की अगर कुछ ऐसी जानकारी होती तो उसमें आप आपत्ति लेना चाहे तो ले सकते हैं, अपने उस पर निर्णय सूचना आयोग करेगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना जवाब अभी दाखिल किया है, और इसमें मुझे लगता है कि इसमें ऑलरेडी सेक्शन 41B में अगर आप देखेंगे तो DOPT का सर्कुलर है, और एक बार नहीं 2 बार सर्कुलर है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की इधर से भी है, और ये एक तरह से गाइडलाइन है, भारत सरकार की भी गाइडलाइन है कि किस तरह से पारदर्शी तरीके से जो खरीदी प्रक्रिया होती है विभागों में, वो उस प्रक्रिया के तहत सारी जानकारी वेबसाइट पे अपलोड की जाए। टेंडर के जारी होने से पहले उस समय उसकी जानकारी, टेंडर जारी होने की प्रक्रिया की जानकारी, और उसके बाद एक बार टेंडर जब पूर्ण हो जाए तो जो बिडर्स हैं उनकी जानकारी जो है वो सब डिस्प्ले होनी चाहिए, ताकि ये जो आरोप लगते हैं कि बैकडोर एंट्री होती है और किसी ने उसमें कुछ अनियमितताएं की हैं बिड को मैनिपुलेट करने की, तो वो उसकी गुंजाइश ना हो। और मुझे लगता है कि एक तरीके से अधिकारियों को, जो सीनियर अधिकारी हैं जिनके अधीन ये पूरी कार्रवाई होती है टेंडर की, तो उनको तो ये समझना चाहिए कि ये सबसे बड़ा एक टूल ये, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर उनके डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ हो रही है, निचले स्तर पे गड़बड़ हो रही है, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनके स्तर पे गड़बड़ हो रही है, तो उनके लिए तो ये सबसे अच्छा टूल है कि वे ये सारी जानकारी वेबसाइट पे डाल दें, तो उससे जो भी अनियमितताएं होंगी उनके पास उसका पुष्टिकरण हो जाएगा, उसको क्रॉस चेक हो जाएगा, और उसके बाद उनके पास अगर किसी ने गलत किया होगा तो उनके पास शिकायत भी आ जाएगी। तो एक तरह से ये अपनी डिपार्टमेंट में जो कामकाज चल रहा है उसकी निगरानी कर सकते हैं, और उसमें जनता की
सहभागिता जो है वो बन सकती है। उनकी मदद से आप ये पूरी रख सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के इसलिए। और मैं बाकी शासकीय खुद के अपने जो अधिकारी हैं और जो शासन के विभाग हैं, इनके पास वो बैंडविड्थ उतना नहीं है कि वे पूरे टाइम उस पर नजर रख सके अपने विभाग की कार्य योजनाओं पर, जो विकास के कार्य चल रहे हैं। और इसमें इसीलिए ये सारी डिपार्टमेंट को ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर रखनी चाहिए, ताकि जनता जो है वो अगर उसमें क्रॉस चेक करके अगर वो आपको बताते हैं तो इससे आपको ही मदद मिलेगी। आपके डिपार्टमेंट में कामकाज जो है सही ढंग से होगा, उसमें कसावट आएगी और लोग जो है वो डरेंगे कि नहीं जनता जो है वो इंफॉर्मेशन निकाल करके और उसमें हो सकता है कोई शिकायत हो जाए, तो गलत कार्रवाई करने से भी लोग डरेंगे। तो मुझे लगता है कि ये खरीदी और जो टेंडर की इंफॉर्मेशन और खासतौर से ढेर सारी खरीदी होती है, 10 लाख से कम की खरीदी को जो है ऑलरेडी नियम बने हुए हैं कि उसकी सारी जानकारी दी जाए, लेकिन वो जानकारी नहीं हो रही है। निकाय प्रशासन के उनको हमने कहा है, क्योंकि ये किस तरह से इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, ये भी एक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ये अधिकार सूचना आयोगों को मिला हुआ है। तो उस अधिकार का प्रयोग करके धारा 19(8)A के तहत जो है उसमें हमने जो आयुक्त नगरीय प्रशासन है उनको कहा है कि आप सभी नगरीय निकायों में सुनिश्चित करें कि जो खरीदी और की जानकारी है वो, झारखंड हाईकोर्ट का भी निर्णय है, झारखंड हाईकोर्ट ने भी कहा है कि टेंडर की इन्फॉर्मेशन जो है उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखिए और ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर अपलोड करिए। और हमने उसमें जो डीओपीटी का जो सर्कुलर है उसका भी हवाला दिया है, और इन दोनों के तहत हमने कहा है कि आप ये इन्फॉर्मेशन सुनिश्चित करिए कि ये सभी नगरीय निकायों के वेबसाइट पर उपलब्ध हो सके। तो ये 2 डेवलपमेंट शिवानंद जी जिसको मैं बताना चाह रहा था। और बाकी मैं अभी ये आप लोगों की जो चर्चा थी उसको मैं सुनना चाहूंगा, क्योंकि ये जो विषय है ये ऑलरेडी हम लोग कई बार इसमें साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेकर के चर्चा कर चुके हैं, और ये महत्वपूर्ण विषय है, तो मैं इसको सुनना चाहूंगा। सर धन्यवाद दोनों महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। इसमें एक चीज आपसे और पूछना यहाँ पे उचित रहेगा और प्रासंगिक भी है कि मार्कफेड वाले निर्णय के बाद हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से निर्णय दिया है, क्या इसके आधार पर अब सहकारिता विभाग के मामले पर भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ा जा सकता है? इसके लिए क्या कोई ग्राउंड ऐसा बन सकता है? देखिए, और भी जितने डिपार्टमेंट है जिसमें यहाँ पर मैंने बताया ना कि हो क्या रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी जिन डिपार्टमेंट को आयोग ने कहा है कि आप आरटीआई अधिनियम के अधीन हैं, उन लोगों ने अभी 3 डिपार्टमेंट के मैंने नाम आपको बता दिए, इन्होंने स्टे ले लिया है। तो अभी ये जो आपका इसके तहत भी इनमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को भी कहा जा सकता है, जो खरीदी होती है, धान की खरीदी होती है, और उसमें भी एक सब्सटेंशियल फंडिंग की बात जब आती है तो वो उस पर लागू होती है। तो ये जरूरी है, क्योंकि किसानों के लिए बहुत मदद मिल जाएगी कि खरीदी में क्या चल रहा है, और उसमें वो अक्सर ये जानकारी छुपा लेते हैं, और किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानकारी कि खरीदी के इसमें पारदर्शिता रहे। तो इसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अभी, और इसमें देखते हैं आगे इसमें किस तरह से क्या कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, न केवल खरीदी बल्कि इसमें देखा जाए तो राशन वितरण का भी पूरा इसका कंट्रोल रहता है, और साथ में किसानों को खाद और बीज वितरण का और समय समय पर ब्याज अनुदान और जो भी ऐसी योजनाएं किसानों से संबंधित आ रही हैं उसमें सहकारिता विभाग का एक अहम रोल रहा है, एक लंबे अरसे से रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक ना तो सरकार ने इस विषय पर कोई प्रयास किए कि सहकारिता विभाग को आरटीआई के दायरे में कानूनी तौर पर ही ला दिया जाए। मतलब यदि बिल पावर होती तो वो आराम से कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं इन निर्णयों से सूचना आयोग पर और कोर्ट पर ही एक तरह से लोग आधारित हैं कि कहीं ना कहीं यदि इन चीजों को आरटीआई के दायरे में ला दिया जाएगा तो देखिए, ऐसा ऑलरेडी ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वो, जैसे क्या है कि जैसे अपेक्स बैंक हो गए और ये तमाम, वहां भी यही दिक्कतें होती है कि उनका भी ये मानना है कि वे वहां पर उनके ऊपर आरटीआई अधिनियम लागू नहीं होता है जो कोऑपरेटिव बैंक्स है। लेकिन स्टिल मेरा कहना है कि जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसमें औरंगाबाद हाईकोर्ट का फैसला बहुत स्पष्ट है कि आप अगर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऐसी सहकारी संस्था की जानकारी चाहते हैं और उससे उस जानकारी संबंधित जानकारी अगर
रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद रहती है किसी कानून के तहत, जो कि हमारी अधिनियम की धारा 2 भी कहती है, तो उसके तहत जो है आप रजिस्ट्रार ऑफिस में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उसका सही तरीका तो अभी फिलहाल यही है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में आरटीआई दायर करके, और ये जो संस्थाएं हैं, जितनी कोऑपरेटिव संस्थाएं, उनकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सर यहाँ राहुल जी आपने जो बताया उसमें एक मुद्दा उभर के आता है कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के मामले में सूचना आयोग ने जो आदेश पारित किया उसके खिलाफ संघ हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने 2007 में स्टे दे दिया। अभी 2023 में आदेश आया है स्टे को खारिज करते हुए संघ के खिलाफ। अब ये 15 साल तक यानी स्टे जारी रहा है, जनता सूचना से वंचित रही है मार्कफेड से जानकारी लेने में, जबकि बीच में हमने खबरें पढ़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी किसी भी कोर्ट का स्टे 6 महीने से ज्यादा अस्तित्व में नहीं रहेगा। 6 महीने पूरे होते ही अपने आप खत्म हो जाएगा, और इसके बाद अगर स्टे को आगे भी जारी रखना है तो कोर्ट को नए सिरे से आदेश पारित करना पड़ेगा। ये इस मामले में भी और भी कई मामलों में लागू नहीं होती दिख रही है। ये ठक्कर जी, आप भी अगर इस बारे में कुछ बताना सके तो बताइए। हाँ जी, ये इसमें इससे अनंतकालीन कैसे हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं है। वो 6 महीने के बाद जो है हाईकोर्ट को रिन्यू करना चाहिए, और जो पक्षकार है उनको भी सजग रहना चाहिए कि जो पक्षकार है उनको भी नॉलेज होना चाहिए कि ये 6 महीने के बाद उसको स्टे की वैलिडिटी नहीं है, और उनको अपने राइट एनफोर्स की है, या हाईकोर्ट से एप्लीकेशन करनी चाहिए फॉर वैकेटिंग द स्टे, या फिर जब ऐसा कोर्ट यदि कई बार वन साइडेड स्टे भी कर देता है, तो ऐसे मामले में जो पक्षकार है उनको भी अपना एप्लीकेशन हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि स्टे इस तरह से कई साल तक जारी ना रह सके। धन्यवाद। अब ये, लेकिन एक बात ये सही है आपकी, इसमें आत्मदीप जी और वीरेंद्र कुमार जी, एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कानून तो बना दिया है, लेकिन बहुत कम मामले ऐसे होते हैं, और आपको मालूम है कि स्टे सालों साल दायर है उसके बाद भी, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि आप पता नहीं अब हाई कोर्ट उसको कैसे उस पर रिएक्ट करे, क्योंकि कानूनी प्रावधान तो है, सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया है, लेकिन हाई कोर्ट एक प्रैक्टिकल अप्रोच की बात भी आ जाती है। और प्रैक्टिकल अप्रोच तो यह है कि आप तो जानते हैं कि इस देश में 4 करोड़ जहां मुकदमे लंबित हों, उसमें कितने सारे स्टे मिले हुए हैं और कितने सालों से स्टे पड़े हुए हैं। तो हाई कोर्ट कभी भी आपको उस पर कह सकता है कि भाई ठीक है, आप प्रैक्टिकली भी देखिए कि क्या चल रहा है, तो आप जानबूझ करके उसका फायदा बाईपास करना चाहते हैं, तो ये मतलब ऐसी स्थिति भी निर्मित ना हो। मुझे लगता है कि इसमें अगर खुद इसमें जो सीजीआई हैं, जो जिनका रहता है कि वो पूरे कोर्ट की कामकाज को देखें, उनको इसमें कुछ निर्णय लेना चाहिए, और उनको देखना चाहिए कि अगर ये स्टे है तो उसमें वापस नोटिस इश्यू हो संबंधित पार्टी को कि वो स्टे रिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन डाले, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। इस मामले में भी देखिए, मार्कफेड के मामले में तो जो मार्कफेड के जो वकील थे वो अपीयर ही नहीं हो रहे थे सालों साल, और उसके बाद आखिरी में जाकर के और इतने सालों बाद जो है वो उसमें इसमें उन्होंने निर्णय सुनाया। तो ये जो हमेशा आप शैलेश गांधी सर जो है वो कहते रहते हैं कि जब ये बात उठाते हैं कि बार बार, अल्टीमेटली देखिए कोई मैटर जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो ये जो लंबित प्रकरण है हाई कोर्ट में, वो हमेशा बड़े गंभीर चिंता का विषय रहा है कि उसकी सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, और मतलब अब इतने सालों बाद अगर फैसला आएगा तो उसका मतलब भी क्या रह जाता है। अगर आप देखिए 2005 में आरटीआई एक्ट लागू हुआ था, और 2023 में जाकर के हाँ आप आरटीआई का यूज कर पाएंगे, तो मतलब ये मजाक ही एक तरह से आरटीआई एक्ट का बना। नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने कहा है कि 2005 में आरटीआई एक्ट लागू हुआ, 2006-07 में ये निर्णय हुआ कि मार्कफेड आरटीआई के दायरे में आए, और जब सरकार स्वयं ही इतने संशोधन करके और अंतिम डीपी संशोधन करके आरटीआई कानून को खत्म करके कोर्ट का ये निर्णय आया कि हाँ मार्कफेड अब आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। तो जब आरटीआई ही नहीं रहेगा तो मार्कफेड यदि आरटीआई के दायरे में अभी गया तो कोई मतलब नहीं रह जाता।
ये बिल्कुल सही मुझे बात लगता है है। ये निर्णय जो इस शिवानंद तरह जी, अगर मतलब हो सके जैसे आप लोग अगर सीजीआई को लिखते हैं और मतलब इसमें थोड़ा सा मतलब इसको रेखांकित करते हुए कि 18 साल बाद 17 साल बाद इसमें फैसला आ रहा है और तब निर्णय आया है, अब जा करके इसका वो आएगा, तो इसको देखते हुए अगर जितने जो लंबित मामले हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है सामने कि आरटीआई अधिनियम के अधीन है और सूचना आयोग ने निर्णय फैसला सुना दिया है, तो उसके बाद अगर बाकी जो 3 केसेस है उसमें भी अगर 18 साल बाद निर्णय आएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो उसमें एक रिप्रेजेंटेशन दे करके मुझे लगता है कि तीनों मामलों को क्लब करके, जैसे जो आयोग ने अभी जो 3 एक तो वनोपज संघ का मामला है, दूसरा आपका मामला है इसका आपका मत्स्य मामला है और तीसरा जो है पाठ्य पुस्तक निगम का मामला है। तो देखिए वो क्या रहा है कि सब स्टे लेके बैठ जाते हैं। अभी वो मैहर मंदिर का जो मैटर है उसमें वो स्टे लेके बैठ गए, जबकि वो पूरी तरह से शासन की मतलब उसके नियमों के अनुरूप चलने वाला, कानून के अनुरूप उसमें नौकरियां दी गई हैं, शासन की नौकरियों की भर्ती के नियम उसमें लागू हैं, उसके बावजूद वो स्टे लेकर के बैठ गए। तो ऐसी स्थिति में बड़ा अजीब स्थिति बन जाती है कि उसके बाद अब 18 साल वेट करना जो है वो आत्मदीप साहब ने सही कहा है कि इसमें ये इसको जरा गंभीर। ये इसमें मैं भी ऐड करना चाहता हूँ सर। इसका एक कारण ये भी है कि कई एडवोकेट जो होते हैं वो केवल एडमिशन एडवोकेट्स होते हैं। एडमिशन एडवोकेट्स वो होते हैं जो आपके केस को एडमिट करा लेते हैं, क्योंकि 100% फीस एडवांस में मिल जाती है। आफ्टर दैट दे डोंट केयर फॉर योर केस। उसके बाद जैसे कोई स्टे वैकेशन कराना है या काउंटर रिजॉइंडर या सप्लीमेंट्री काउंटर जैसी भी कोई प्रोसीजर होती है, उसमें वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते। बस नए नए क्लाइंट्स लेके बस केस एडमिट करा दिया, फीस मिल गई, अगला क्लाइंट पकड़ो, इस तरह से करते रहते हैं। तो केस को परस्यू करके जो परसिस्टेंटली फॉलो अप करना है, ये कई एडवोकेट नहीं करते और ये भी कारण है। तो इसलिए जो क्लाइंट्स है इनको जागरूक होना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति, और एडवोकेट्स को बार बार कॉल करके परस्यू करके स्टे वैकेशन एप्लीकेशन लगा के उस मामले का निस्तारण होने तक जागरूक रहना चाहिए। तो ही ये मामले को काउंटर रिजॉइंडर स्टेज तक या फाइनल हियरिंग तक ले जाकर निर्णय लाया जा सकता है या स्टे वैकेशन लेके इंटरिम रिलीफ पाई जा सकती है। धन्यवाद। सही है। इसमें देखिए ये होना चाहिए, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि कोर्ट को भी थोड़ा सा मतलब कुछ मामलों में जैसे सूचना आयोग है, आपने एक एपलेट प्रोसेस बनाई हुई है, एपलेट बॉडी है। अब एपलेट बॉडी ने अगर फैसला दे दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। मेरा कहना है कि जो ग्राउंड होते हैं, देखिए बहुत हम लोग बहुत ब्लैक एंड व्हाइट ग्राउंड पर जा रहे हैं। जब हमने निर्णय दिया कि मैहर शासन के अधीन है, तो हमने बकायदा उसमें प्रूफ लगाया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि उसमें किस तरह से मैहर मंदिर जो है वो शासन के अधीन है। जैसे महाकाल मंदिर है वो किस तरह से अधीन है, उसका पूरा जो नोटिफिकेशन निकला है गवर्नमेंट का वो भी हमने प्रूफ दिया हुआ है। अब उसके बाद भी कोर्ट अगर एक मतलब सामने प्रूफ देखते हुए भी स्टे दे दे तो प्राइमा फेसी तो ग्राउंड ही नहीं है स्टे देने का। मतलब आपके पास कुछ ऐसा ग्राउंड होना चाहिए कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये मामले कोर्ट के पास लंबित रहे सालों साल 18 साल, तो मुझे लगता है कि जो जज देख रहे हैं इस प्रकरण जब जज के सामने एडमिट होता है उसी समय ये रिजेक्ट होने के लायक होते हैं ये सारे मामले, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है। और अभी जैसे सुभाष लाल एक है, उन्होंने ट्विटर पे मुझे टैग किया और ट्विटर पे वो सुभाष लाल जी ने लिखा है कि जो ये कॉस्ट लगी है, जो 10,000 रुपए जो इन्होंने कहा है कि मार्कफेड को देने चाहिए, वकील को, इंटरवीनर के वकील को देना है, तो सुभाष लाल लिख रहे हैं कि वो जो कॉस्ट है वो जिस ऑफिसर ने ये लिटिगेशन के लिए अप्रूवल दिया था एमडी ने कि आप जाइए इसमें स्टे लेकर आइए, उसकी सैलरी में से निकालना चाहिए ये 10,000 का कॉस्ट। और साथ में डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब कि इतना साल खराब किया, 18 साल आपने, 17 साल खराब किया आपने, जनता का पैसा भी बर्बाद किया, तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी इनिशिएट करना चाहिए। तो डिटरेंट एक बनेगा कि भाई आगे भविष्य में इस तरह की जो अधिकारी 2 बार सोचेंगे कि भाई ठीक है, फ्रिवलेस लिटिगेशन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर। राहुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, ये खास करके राज्य सहकारी विपणन संघ के मामले को लेके कि जनता को सूचना न देनी पड़े, इसके लिए जनता के ही पैसे से विपणन संघ इतने सालों तक मुकदमा लड़ता रहा और आखिर में परास्त हुआ। तो
अभी जो हाई कोर्ट का आदेश पारित हुआ है, माननीय राहुल जी आपका ध्यान चाहेंगे कि इस आदेश की परिधि में जो जो बाकी सहकारी संघ या अन्य संस्थाएं आती है, जो भी मापदंड इसमें संघ को लोक प्राधिकारी की श्रेणी में लाने के लिए हाई कोर्ट ने गिनाए हैं, वो सारे के सारे आधार मत राज्य सहकारी मत संघ पे भी लागू होते हैं, वन उपज संघ पे भी लागू होते हैं, पाठ्य पुस्तक निगम पे, राज्य सहकारी आवास संघ, सब पे लागू होते हैं। सब में समान स्थितियां हैं कि सरकारी उनका एमडी सेक्रेटरी अपॉइंट करती है, डायरेक्टर अपॉइंट करती है। सरकार की बिना वहाँ एक चपड़ासी एक कर्मचारी की न नियुक्ति हो सकती है, न तबादला हो सकता है। सरकार की अंश पूंजी है इन संस्थाओं में, पूरी तरह सरकार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में संचालित है, ये ऑन रिकॉर्ड सब कुछ है। तो क्या सूचना आयोग ऐसे मामलों में अपनी तरफ से राज्य शासन को पत्र लिख सकता है कि ये जनधन की बर्बादी न की जाए, लोकधन की हाईकोर्ट में चैलेंज करने में इनके मामलों में जो आदेश विपणन संघ के मामले में हाईकोर्ट का लागू हुआ जारी हुआ है, और वो जिन जिन पे बाकी सहकारी संघों पे लागू होता है उनको अनुमति न दी जाए अभियोजन की या प्रोसिक्यूशन की, क्या पत्र लिख सकता है? दूसरा, एक विचारणीय विषय। दूसरा, अगर नहीं लिख सकते तो दूसरा विकल्प है कि सूचना आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन में इस मुद्दे को जो राहुल जी आपने उठाया उसको उल्लेखित कर सकता है। इसी तरह मेहर मंदिर का मामला है, इसमें भी आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में शासन को उचित सलाह दी जा सकती है कि ये क्लियर कट है कि वहाँ प्रशासनिक अधिकारी उसका मंदिर बोर्ड का पूरा गवर्न करता है उसको, समिति को, और स्पष्ट रूप से आती है। और पहले से भी मेहर मंदिर समिति ने सूचनाएं दी है, आदेश का पालन भी किया है हमारे समय। तो उसके बाद ये फिर नए सिरे से उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करना, स्टे लेके बैठ जाना। और ये तो गनीमत है, हम सबका सौभाग्य है कि हर लोक सूचना अधिकारी जिसको सूचना आयोग दंडित कर रहा है वो या सूचना देने का आदेश दे रहा है, वो हर सूचना देने का विभाग हाई कोर्ट में नहीं जा रहा है। नहीं तो सब स्टे लेके बैठे होते, क्योंकि हाई कोर्ट में बिना मेरिट के, बिना प्राथमिक जांच किए भी रिट की और सीधा स्टे रेडीमेड जारी कर दिया जाता है, तो हर आदमी स्टे लेके अनंत काल तक बैठ सकता है। तो ये आयोग को वार्षिक प्रतिवेदन में ये मुद्दे उठाने लायक है। और दूसरा, इस पे भी आयोग की बैठक में विचार करना चाहिए कि क्या इन मुद्दों पे हम शासन को पत्र लिखें अपेक्षित सुधार के लिए और लोकधन की बर्बादी रोकने के लिए। बड़ी बातें हैं, यदि ये सारी चीजें हो जाए। सही है, आपकी सलाह बिल्कुल वाजिब है आत्मदीप जी। और इसमें मुझे लगता है कि मतलब हर लेवल पर, चाहे वो शासन स्तर पर हो या फिर आयोग के स्तर पर हो और हाई कोर्ट के स्तर पर भी संवेदनशीलता की जरूरत है। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी आप उसको सिर्फ एक नंबर के रूप में देख रहे हैं। कोई केस आया, आपने तत्काल स्टे दे दिया, तो गिनती होती है उनके यहाँ कि आज 250 प्रकरण दिखे गए, साहब ने 250 प्रकरण सुने। तो ये गिनती की होड़ जो है ना, वो एक्चुअली क्या हो गया कि पूरा सिस्टम ऐसा बन गया है। अभी जो आपने देखा होगा कि जो प्रोफेशनल्स गए, तो उसमें भी यही होता है क्योंकि हाईकोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट रहता है कि कौन सा जज कितने केसेस सुनेगा पूरे डे में, उसकी नंबरिंग होती है। और वो निचले स्तर पे जो कोर्ट होते हैं उसमें तो और ज्यादा स्ट्रिक्टली उस पर मार्किंग होती है उनकी कि क्रिमिनल केसेस पर इतना मार्क मिलेगा, और इस तरह से उनकी पूरी साल भर परफॉर्मेंस है उस पर बेस होती है। तो वो प्रेशर तो रहता ही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो वही है जो आपने कहा कि ऑलरेडी जो आयोग के जो आदेश जा रहे हैं वो बहुत स्पीकिंग है ऑलरेडी। जिस आधार पर जो मार्केटिंग फेडरेशन को सूचना आयोग ने सूचना अधिकार के अधीन बताया था, अन्य जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी बिल्कुल स्पीकिंग ऑर्डर दिया हुआ है कि किस तरह से उनके ऊपर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होता है। लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा ना, एक अधिकारियों की जिद है, उन्होंने जिद पकड़ ली कि नहीं, हमें नहीं देना है, तो बस वो जिद का खामियाजा भुगत रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये इस पर मतलब अगर लोगों यहाँ से भी अगर शासन को चिट्ठी लिखेंगे, जो आप लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी फर्क पड़ता है। उसमें उनको लगता है कि नहीं, ठीक है, यहाँ जनधन की बर्बादी हो रही है इस तरीकेशन में, और जानकारी देने को ही तो बोला है, और क्या बोला है उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू ही नहीं होगा। तो इनको एक बार फिर अपने जो मुकदमे चल रहे हैं, वो खासतौर से इतने
मतलब ये शासन और शासन, आपको मालूम होगा कि हाईकोर्ट के पास जो सबसे ज्यादा मुकदमे हैं वो शासन और शासन द्वारा और शासन के विरुद्ध जो लगे हैं वही हैं, तो सबसे ज्यादा मुकदमे उन्हीं के हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो बीच बीच में हाईकोर्ट भी सेंसिटाइज करता रहता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी कहता है कि भाई आप लोग देख लें, अननेसेसरली फ्रिवलेस लिटिगेशन में मत आइए। तो ये जो लिटिगेशन है ये एक तरह से फ्रिवलेस लिटिगेशन की कैटेगरी में मैं इसको देखता हूँ। तो उसमें अगर लिखा पढ़ी से कुछ फायदा होगा तो मुझे लगता है अच्छा है। सर प्रयास किया जा सकता है, लेकिन एक लिखा पढ़ी से कोई सर विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की लॉबी ऊपर तक बैठी रहती है, इन्हीं को अभियोजन स्वीकृत देना होता है, इन्हीं को ये सब मामले देखना होता है, यही आइडिया बताते हैं कि आप कोर्ट चले जाओ, और यही बताते हैं कि कैसे मामले को लिंगाराम किया जाए। फिर यही एक पूरे बिल्डिंग में माचिस मार देते हैं, जिससे पूरे पूरे दस्तावेज नष्ट हो जाए, पूरे सबूत नष्ट हो जाए, भ्रष्टाचार नष्ट हो जाए। और जो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जो मंत्रालय स्तर में जो मंत्री हैं, जो हमारी सरकार है, उनको आप सर देख ही रहे हैं, जब तक उनमें ये चीजें नहीं आएंगी, वो बिल पावर नहीं आएगी कि उनको कुछ करना है, उनमें कुछ बदलाव करना है, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विशेष कागजी घोड़ा इस तरह से दौड़ते रहेंगे। हम कुछ और कागजी दौड़ाएंगे ही, क्योंकि हमारे पास तो तरीका भी नहीं है। इतना कर पा रहे हैं, इतना सोच पा रहे हैं, इतनी चीजें, मुझे नहीं लगता कि ये जो आईएएस और ये लॉबी, ऑब्वियसली यही सारे लोग बैठे हुए हैं टॉप लेवल पर, ये इन्हीं को सब करना है, इन्हीं को सरकार को भी एडवाइजरी देना है, इन्हीं को सारी चीजें करना है, पर ये कुछ नहीं करेंगे, ये सब इसी तरह से चलाते रहेंगे। हाँ आदित्य सर प्लीज, और फिर क्वेश्चन में चलें। तो मैं राहुल जी को एक और सुझाव देना चाह रहा था कि आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में ये मध्य प्रदेश में पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट लागू नहीं होने के मुद्दे को भी स्पर्श किया जाना चाहिए। ठीक है सर, हम आप आगे। हाँ सर, राहुल सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, आगे चलें और प्रश्न ले लें कुछ लोगों का। और टाइम हमारा 1:15 बज गया है। प्रेम झांसी जी, आपकी क्या प्रश्न?